जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जनसंख्या विस्फोट के कारण, परिणाम और इनके नियंत्रण के उपाय या गर्भ निरोधक उपाय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन के सभी पहलू जैसे भौतिक, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारात्मक, सामाजिक आदि पहलुओं की कुशलता या सकुशलता यानी कि वेल बीइंग होना जनन स्वास्थ्य है, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब जनन के सभी पहलुओं से स्वस्थ होता है, सकुशल होता है, तब हम उसको बोलते हैं जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इसके बाद हमको पता होना चाहिए कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, लेकिन उस जनसंख्या विस्फोट से पहले हमें पता होना चाहिए कि जनसंख्या किसे कहते हैं। किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में यानी कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में किसी दिए गए समय पर किसी प्रजाति के, किसी विशेष प्रजाति, यहां पर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, यहां पर हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, किसी भी विशेष प्रजाति के जो सदस्यों की कुल संख्या होती है, हम उसको उस जगह पर, उस समय पर उस प्रजाति की जनसंख्या कहते हैं या आम भाषा में आबादी कहते हैं। तो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का मतलब क्या है, किसी विशिष्ट ज्योग्राफिकल रीजन में, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में, किसी समय पर किसी प्रजाति, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की, किसी प्रजाति की जो सदस्य होते हैं उनकी जो कुल संख्या होती है, उस कुल संख्या को हम उस क्षेत्र के, उस प्रजाति की आबादी यानी कि जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या है कि किसी भी प्रजाति की जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि या उसकी जनसंख्या वृद्धि की दर की अत्यधिक वृद्धि या अत्यधिक वृद्धि दर होना क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ह्यूमंस की यानी कि जो मनुष्य की जो जाति है उसकी जनसंख्या के बारे में जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। अब जनसंख्या विस्फोट के कारण, अब जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है कि जनसंख्या जो है किसी भी ह्यूमंस की या किसी भी क्षेत्र में ह्यूमंस की जो जनसंख्या है वो क्यों बढ़ रही है, उसके अनेक कारण हैं। नंबर 1 जनसंख्या का जो बढ़ने का कारण है वो है नंबर 1 मृत्यु दर में कमी, यानी कि डिक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर में। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति करी वैसे वैसे नई नई तकनीकों का इजाद हुआ, नई नई तकनीकें विकसित हुई और नई चिकित्सीय सुविधाओं के कारण, तकनीकों के कारण अब जो मनुष्य है उसकी मृत्यु दर धीमे धीमे कम हो रही है। अर्थात नई नई तकनीक के आने से मनुष्य की जो जीने की जो दर है वो बढ़ रही है और मृत्यु दर जो है वो घट रही है। इसीलिए लगातार मृत्यु दर के कम होने के कारण अब जो ऑर्गेनिज्म है, अब जो ह्यूमंस है, उनकी मृत्यु दर कम हो रही है, जिससे जीने की जो समय होता है वो बढ़ रहा है और मृत्यु का जो समय है वो घट रहा है, यानी कि मृत्यु दर कम हो रही है। इसके कारण जनसंख्या धीमे धीमे बढ़ रही है। दूसरा जो इसका कारण है वो मात्र मृत्यु दर में कमी है, यानी कि मदर की मोर्टेलिटी रेट, माता की मृत्यु दर। पहले मात्र मृत्यु दर अधिक हुआ करती थी, लेकिन सुविधाओं के अधिक होने के कारण, चिकित्सा सुविधाएं अच्छी होने के कारण अब जो माता की मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं इसको, वो भी धीमे धीमे कम हो रही है, जिसके कारण अब जनसंख्या भी पहले की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है। तीसरा, शिशु मृत्यु दर में कमी। पहले की तुलना में अब शिशु के मृत्यु की दर यानी कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है वो भी अब कम हो गया है। इसीलिए अब बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें मृत्यु कम होती है, जिसके कारण जो अब
जनसंख्या बढ़ रही है वो तेजी से बढ़ रही है, अर्थात जनसंख्या में विस्फोट हो रहा है। और चौथा जो लास्ट कारण है वो जनन युक्त या जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। भारत देश जैसे देश में युवा अधिक हैं, अर्थात यहां पर युवाओं की संख्या बच्चों और जो बूढ़े हैं, अधिक उम्र वाले जो मनुष्य हैं उनसे अधिक होती है। इसीलिए यहां पर शादी और जनन करने योग्य जो मनुष्य हैं वो अधिक होते हैं। इसीलिए जनन योग्य व्यक्तियों की अधिक होने के कारण भी उनकी जो शादी है वो ज़्यादा होती है, उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि के कारण भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अब इसके बाद जो जनसंख्या विस्फोट के परिणाम क्या होते हैं। जनसंख्या की तेजी से बढ़ने से अनेक नुकसान होते हैं। सबसे पहला जो नुकसान है वो है भोजन की कमी। बढ़ती हुई जनसंख्या को सभी सदस्यों को खाना प्रदान करने के लिए जो संसाधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन लगातार जनसंख्या बढ़ने से साधन तो बढ़ते नहीं हैं बल्कि घट ही सकते हैं। लेकिन साधनों के ना बढ़ने से भोजन का उत्पादन भी ज़्यादा नहीं बढ़ता है और संसाधनों का यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जो भोजन की कमी होती है उसके कारण जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है उसकी भोजन की कमी हो जाती है और सभी को पर्याप्त भोजन देना संभव नहीं हो पाता है। दूसरा जो इसका नुकसान है वो है आवास की कमी। बढ़ती जनसंख्या के कारण बहुत अधिक संख्या में जो पॉपुलेशन हो जाती है, जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो सभी को आवास देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर देश में हर स्थान जो प्रदेश होता है, जो कोई भी स्थान है वहाँ पर लिमिटेड स्थान होते हैं और जनसंख्या अगर बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो सभी सदस्यों को, सभी व्यक्तियों को आवास मकान देना मुश्किल हो जाता है, वहाँ उसमें दिक्कत आती है। इसलिए सभी को आवास में मिलना संभव नहीं हो पाता है और वहाँ पर आवास की कमी हो जाती है। तीसरा, रोजगार में कमी। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत अधिक जनसंख्या बढ़ने से रोजगार भी कम होते हैं, क्योंकि किसी भी जगह पर जो रोजगार होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं, नौकरियां लिमिटेड होती हैं और जो बिजनेस होते हैं उसके लिए भी मार्केट निश्चित होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने से सभी को रोजगार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण सबकी इकोनॉमिक कंडीशन, सबकी जो पैसे के लिए जो कंडीशंस होती है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। जितना अधिक डेवलप्ड देश होते हैं उनकी जनसंख्या सामान्यतः कम होती है, क्योंकि उनके पास संसाधन, नौकरियां जो होती हैं वो सबके लिए पर्याप्त हो जाती है। लेकिन भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों की स्थिति इसके विपरीत होती है। यहाँ पर नौकरियां, रोजगार, संसार और जो व्यापार है वो लिमिटेड होते हैं और यहाँ पर तेजी से जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या तेजी के बढ़ने के साथ इसीलिए सभी को रोजगार मुश्किल हो जाता है मिलना और इसीलिए रोजगार की कमी हो जाती है। चौथा जो दिक्कत है इसके साथ वो है स्वास्थ्य में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी। अत्यधिक जनसंख्या के बढ़ने से जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं वो भी सभी प्राणियों को, सभी मनुष्यों को मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लिमिटेड डॉक्टर्स होते हैं, लिमिटेड हॉस्पिटल्स होते हैं, लिमिटेड स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं और उन्हीं सभी जगहों पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को स्वास्थ्य सेवाएं देना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बढ़ती हुई जनसंख्या सभी को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए भी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए सबके जो स्वास्थ्य होता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जनसंख्या विस्फोट से ये सभी सेवाएं जो होती हैं उनको मिलना मुश्किल हो जाती है, स्वास्थ्य की सेवाएं भी मुश्किल हो जाती हैं। इसके अलावा
प्राकृतिक संसाधनों में कमी। लगातार बढ़ती जनसंख्या को संसाधन मुहैया कराने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, और जो ये प्राकृतिक संसाधन है उसका जो यूज होता है वो बहुत अधिक होने लगता है, जिस पर उन पर ज़्यादा प्रेशर होने से, उन पर ज़्यादा लोड पड़ने से जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन तेजी से होता है, जिनसे उनका ह्रास बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनका जो बनना होता है वो धीमा हो जाता है। इसलिए प्राकृतिक संसाधन भी सभी को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते। अब लेकिन जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण क्या किए जाएं, उसमें उपाय क्या किए जाएं? तो जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण का जो सबसे अच्छा उपाय है वो है गर्भ निरोधक। और गर्भ निरोधक वे युक्तियां और वो उपकरण होते हैं जिनका यूज शिशुओं के जन्म को कम करने में या रोकने में किया जाता है। अर्थात जो विधियां या जो उपकरण जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के लिए शिशुओं के जन्म को कम करती हैं या सहगर्भता को कम करती हैं, प्रेगनेंसी को कम करती हैं या रोकती हैं, वो सब कहलाती हैं गर्भ निरोधक। अब जो एक गर्भ निरोधक होना चाहिए, एक आदर्श गर्भ निरोधक जो होता है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? एक आदर्श गर्भ निरोधक इजीली अवेलेबल होना चाहिए, अर्थात वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी उपलब्धता मुश्किल हो, बहुत दूर मिलता हो, आसानी से पास में मिलता हो, इजीली अवेलेबल हो, हर जगह मिलने वाली जगह हो, ऐसा ना हो कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। तीसरा, वो प्रभावी होना चाहिए, अर्थात गर्भ निरोधक की जो विधि है, उपकरण है, जो भी हम यूज़ करते हैं वो प्रभावी होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। उसका ऐसा नहीं है कि वो प्रभाव उसका कम हो या प्रभाव न हो। चौथा, वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, अर्थात जो यूज करने वाला है, उपयोग करने वाला है, उपयोग करता है, उसको वो सुविधाजनक हो, उसको ज्यादा परेशानी क्रिएट ना होती हो। और इसके अलावा यूज करने वाला यानी कि उपयोगकर्ता की यौन क्रिया और यौन इच्छा पर वो बाधक ना हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना डाले। तो जो एक आदर्श गर्भ निरोधक होता है उसमें ये 5 खूबियां होनी चाहिए। क्वेश्चन वो आपसे ये पूछेगा कि गर्भ निरोधक से आप क्या समझते हैं, एक आदर्श गर्भ निरोधक के क्या गुण होने चाहिए, किन्हीं 4 गुणों के बारे में लिखिए, या गर्भ निरोधक किसे कहते हैं और ये गर्भ निरोधक कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें किसी विशेष गर्भ निरोधक की जो प्रकार है, इनमें ये 5, 6, 7 प्रकार जो दिख रहे हैं आपको, इनमें से किसी विशेष जो गर्भ निरोधक प्रकार है उसके बारे में वो आपसे पूछ सकता है। इसी प्रकार से ऊपर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है, या जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं और जनसंख्या विस्फोट के क्या परिणाम होते हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, गर्भ निरोधक यूज कर सकते हैं, या जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के क्या उपाय हैं। तो वो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको मिलाकर पूछ सकता है। इसी में से आपसे लगातार क्वेश्चन बनते रहेंगे, आपको बताते जा रहेंगे। अब तो जो गर्भ निरोधक की जो विधियां हैं या प्रकार हैं, अब जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के लिए जो हम गर्भ निरोधक यूज करते हैं, उन गर्भ निरोधकों में अनेक प्रकार की विधियां हैं, जिसमें पहले प्राकृतिक विधियां होती हैं, यानी कि नेचुरल मेथड बोलते हैं इनको, इन्हें परंपरागत मेथड्स भी बोलते हैं, परंपरागत विधियां भी बोलते हैं। ये दूसरी होती है रासायनिक विधियां, तीसरी होती है रोध और अवरोध विधियां, चौथी है अंतःगर्भाशयी युक्तियां या विधियां, पांचवी है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि जो माउथ से ली जाती हैं, और लास्ट है शल्य क्रिया विधियां यानी कि स्टेरिलाइजेशन मेथड। सबसे पहले जो प्राकृतिक विधियां हैं, इन प्राकृतिक विधियों का सबसे पहली बात तो यह है कि ये ज्यादा प्रभावी नहीं होती हैं, क्योंकि ये
बाई चांस पर निर्भर करती हैं, अर्थात इनमें गर्भधारण की संभावना बरकरार रहती है। इसमें अनेक विधियां हैं। पहली विधि है इसमें आवधिक संयम। आवधिक संयम में आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव चक्र के 10 से लेकर 17 दिन के बीच में मैथुन या संभोग या कोइटस या इंटरकॉर्स से बचा जाता है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या आर्तव चक्र है उसके 14वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन सामान्यतः ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडोत्सर्ग होता है। और 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के सामान्यतः जो ओवम होता है वो ओवरी से यानी कि अंडाशय से सेकेंडरी oocyte स्टेज में वो बाहर निकलता है और वहां से निकलकर वो फैलोपियन ट्यूब में यानी कि अंडवाहिनी में यानी कि ओविडक्ट में आ जाता है। और ओविडक्ट में आने के बाद उधर से अगर स्पर्म आते हैं तो स्पर्म यानी कि मेल गैमीट्स यानी कि नर युग्मक यानी कि शुक्राणु आने के बाद दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, एक द्विगुणित जाइगोट बनता है, एक द्विगुणित युग्मनज बनता है और इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। उसके बाद सगर्भता यानी कि प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है। लेकिन ये जो 14वां दिन है, ये 14वें दिन से पहले 1-2 दिन भी हो सकता है और 1-2 दिन बाद भी हो सकता है। नॉर्मली 14वें दिन के बाद नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन वो पहले भी हो सकता है किसी भी कारण से। तो इसीलिए 10वें दिन से और 17वें दिन को फर्टाइल पीरियड माना जाता है, अर्थात ये माना जाता है कि इस पीरियड में सबसे ज्यादा संभावना होती है निषेचन की, सबसे ज्यादा संभावना होती है सगर्भता की, सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है प्रेगनेंसी की। इसीलिए 10 से 17 दिन के बीच में संभोग या मैथुन करने से बचा जाता है, जिसके कारण मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं मिल पाते हैं और निषेचन नहीं हो पाता है, सगर्भता नहीं हो पाती और प्रेगनेंसी नहीं होती है। दूसरा जो मेथड है वो है अंतरित मैथुन। अंतरित मैथुन यानी कि कोइटस इंटरप्टस। इस मेथड में नर यानी कि मेल संभोग के दौरान अपने पेनिस यानी कि शिश्न को स्खलन यानी कि इजैकुलेशन से पहले योनि से, फीमेल की योनि से बाहर निकाल लेता है, जिससे इजैकुलेशन नहीं होता, स्खलन नहीं होता और वीर्य फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, मादा के जनन तंत्र में नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण स्पर्म वहां नहीं पहुंच पाते हैं और मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण निषेचन नहीं होता है, जाइगोट नहीं बनता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसके बाद है जो लास्ट मेथड है इसमें, वो है स्तनपान अनार्थव। इसे दुग्ध श्रावण अनार्थव भी बोलते हैं, दुग्ध श्रावण अनार्थ भी बोलते हैं। इस विधि में शिशु के जन्म के बाद जब तक माता मदर अपने शिशु को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उस अवधि में सामान्यतः आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग नहीं होता है और ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग ना होने के कारण फीमेल गैमेट ओविडक्ट में नहीं आता है, फैलोपियन ट्यूब में नहीं आता है, अंडवाहिनी में नहीं आता है, जिसके कारण मेल गैमेट्स के वहां पहुंचने के बावजूद भी निषेचन नहीं हो पाता, सगर्भता नहीं होती है और प्रेगनेंसी नहीं होती है। लेकिन यह विधि मैक्सिमम अधिकतम 6 माह तक ही प्रभावी हो सकती है, लेकिन इसके भी साइड इफेक्ट यह है कि ये पहले मतलब 6 महीने से कम भी प्रभावी रह सकती है। नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता है। जो आवधिक संयम है
उसमें भी आगे पीछे दिन में दिक्कत हो सकती है, जबकि आंतरिक मैथुन में भी दिक्कत हो सकती है कि कभी कभी इजैकुलेशन से पहले भी शुक्राणु फीमेल के जनन तंत्र में पहुंच सकते हैं, स्खलनित हो सकते हैं। इसीलिए इन तीनों का एक साइड इफेक्ट है कि ये बहुत ज्यादा प्रभावी विधि नहीं है, 100% प्रभावी नहीं है। दूसरी होती है रासायनिक विधि। नाम से पता चल रहा है कि रासायनिक विधि में, केमिकल मेथड्स में, कि किन्हीं रसायनों का प्रयोग किया जाता है, केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, और ये केमिकल सामान्यतः शुक्राणु नाशक होते हैं, स्पर्मिसाइड्स होते हैं, अर्थात ये शुक्राणुओं को मार देते हैं, किल कर देते हैं, यानी कि स्पर्म्स को मार देते हैं। और स्पर्म्स के मारने के कारण ये स्पर्म फीमेल गैमेट्स तक नहीं पहुंचते और निषेचन नहीं होता, सगर्भता नहीं होगी, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। और ये जो रासायनिक विधियों में यूज होने वाले जो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, वो अनेक फॉर्म्स में पाए जाते हैं, जैसे फोम और टैबलेट, फोम अथवा टैबलेट जो टुडे के नाम से आती है। और दूसरा जो ये आते हैं वो आते हैं क्रीम और जेली के रूप में। क्रीम और जेली जो होती है वो निम 76 के नाम से आती है। जो रसायन होते हैं जो इसमें यूज होते हैं उनके एग्जाम्पल है KMNO4, ZnSO4, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड आदि। और ये जो केमिकल्स होते हैं ये स्पर्म को, यानी कि शुक्राणुओं को, यानी कि नर युग्मकों को मार देते हैं, और मारने के कारण अब सगर्भता नहीं होगी, क्योंकि ये फीमेल गैमेट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे और जो मृत शुक्राणु है वो निषेचन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद रोध और अवरोध विधियां। रोध और अवरोध विधि में किसी भी मेथड से, किसी भी युक्ति से नर और मादा युग्मकों के मिलन को रोका जाता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स को पास पास आने से रोका जाता है। और इसमें अनेक विधि है, जिसमें नंबर 1 है कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रचलित है वो मेल्स के कॉन्डोम्स प्रचलित है, फीमेल के कॉन्डोम्स प्रचलित नहीं है। कॉन्डोम्स रबड़ और लेटेक्स की बने, रबड़ और पतली लेटेक्स के बने होते हैं। मेल कॉन्डोम को जो मेल होता है वो संभोग से पहले, मैथुन से पहले अपने पेनिस में फिट करता है और उसके बाद संभोग करता है। संभोग के दौरान इजैकुलेटेड यानी कि स्खलित जो वीर्य होता है वो कॉन्डोम में रह जाता है और वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में नहीं पहुंच पाता है, यानी कि वो मादा के जनन जो सिस्टम है, यानी कि जो जनन तंत्र है, जनन भाग है, उनमें नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं तो निषेचन नहीं होता है और सगर्भता नहीं होती है। इसमें जो दूसरा है वो होते हैं डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स या सर्वाइकल टोपी और वाल्ट्स। ये भी रबड़ और लेटेक्स के बने होते हैं और कॉन्डोम के समान होते हैं, लेकिन कॉन्डोम में और इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है कि कॉन्डोम एक ही बार यूज होते हैं और ये बार बार यूज हो सकते हैं, अर्थात ये रीयूजेबल है, बार बार यूज हो सकते हैं। और इनको फीमेल के सर्विक्स में प्रवेश कराया जाता है संभोग से पूर्व, और ये भी वही प्रोसेस करती है कि मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स के पास जाने से रोक देती है। इसके बाद जो विधि आती है वो आती है अंतःगर्भाशय युक्तियां, यानी कि IUDS, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें से, इन दोनों में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं।
तो वो आपसे पूछेगा कि गर्भ निरोधक किसे कहते हैं, और किन्हीं दो अंतःगर्भाशय युक्तियों के बारे में बताइए, यानी कि किसी जो अंतःगर्भाशय युक्ति है उसके बारे में विस्तार से समझाइए, या दो गर्भाशय युक्तियां के बारे में बताइए, नंबर 1 अंतःगर्भाशय युक्ति और नंबर 2 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो वो किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गर्भ निरोधक किसे कहते हैं और अंतःगर्भाशय युक्तियों के बारे में विस्तार से समझाइए। अंतःगर्भाशय युक्तियां यानी कि IUDs होती है, नाम से चल रहा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा माने अंदर, यूटेराइन मतलब गर्भाशय और डिवाइस मतलब युक्ति, यानी कि ये ऐसी युक्तियां हैं जिसे डॉक्टर्स या प्रशिक्षित नर्स, ट्रेंड नर्स फीमेल के योनि भाग से यानी कि वेजाइना के थ्रू यूट्रस में फिट करते हैं, यूट्रस में लगाते हैं, और ये कई वर्षों के लिए यूज होने वाली गर्भ निरोधक विधियां हैं। और ये जो अंतःगर्भाशय युक्तियां हैं ये अंदर पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद प्रेगनेंसी को रोकती हैं, और ये कई प्रकार की होती हैं। इसमें जो पहली है वो है नंबर 1 औषध रहित, यानी कि नॉन मेडिकेटेड। नाम से चल रहा है इसमें कोई भी औषधि प्रेजेंट नहीं होती, सिंपल होती है। और जो औषध रहित है उसका नाम है, एग्जाम्पल है लिपेस लूप। दूसरी होती है कॉपर रिलीजिंग, यानी कि कॉपर मोचित। इसके एग्जाम्पल है कॉपर टी, CU7, पैरागार्ड और मल्टी लोड, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। और तीसरी है हार्मोन रिलीजिंग, यानी कि हार्मोन मोचित। ये हार्मोन को मोचित करती है। इसका जो हार्मोन के मोचित जो IUD है उसके एग्जाम्पल है माइरेना, स्काइलिया, अब इनकी जो मैकेनिज्म है, यानी कि जो किस मैकेनिज्म से ये IUD जो होते हैं गर्भ निरोधक को रोकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वो ये पूछता है कि जो अंतःगर्भाशय युक्तियां किन्हें कहते हैं, और अंतःगर्भाशय युक्तियों का जो कार्य करने का सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, या वो कैसे गर्भ निरोधक की तरह कार्य करती है, अर्थात वो कैसे प्रेगनेंसी को रोकती है, उसकी विधि बताइए, मैकेनिज्म बताइए। जो IUD है यानी कि जो ये अंतःगर्भाशय युक्तियां हैं ये अनेक काम करके प्रेगनेंसी को रोकती हैं। पहला जो IUD है उसमें जो कॉपर होता है, जो कॉपर रिलीजिंग IUD होती है, वो कॉपर जो स्पर्म होते हैं यानी कि फीमेल गैमेट होते हैं, उनकी जो चलन की क्षमता होती है उसको कम करते हैं, और उसकी निषेचन की जो क्षमता होती है यानी कि फर्टिलाइजेशन जो कैपेसिटी होती है उसको कम करते हैं। इसके अलावा ये जो गर्भाशय होते हैं उसको स्पर्म के लिए प्रतिकूल बनाते हैं। IUD जो होती है वो गर्भाशय को अंतःरोपण के लिए यानी कि इम्प्लांटेशन के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं, और सर्विक्स को स्पर्म के लिए रेजिस्टेंट बनाते हैं, अर्थात स्पर्म अब उस पर सर्विक्स के लिए रेसिस्टेंट हो जाता है, यानी कि उस पर प्रवेश नहीं कर पाता, उसके लिए वो प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये 2-3 काम करके अंतःगर्भाशय युक्तियां, एक तो इम्प्लांटेशन के लिए यानी कि रोपण के लिए गर्भाशय को अनुपयुक्त बना देती हैं, कॉपर जो होते हैं वो स्पर्म की जो चलने की क्षमता है उसको कम कर देते हैं, उसकी जो निषेचन की क्षमता है उसको कम कर देते हैं, और जो सर्विक्स होती है उसको स्पर्म के लिए रेजिस्टेंट बना देते हैं और स्पर्म उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। अब जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नाम से भी चल रहा है, ओरल मतलब होता है माउथ के लिए लगाते हैं,
और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है। या तो खाली प्रोजेस्टेरॉन होते हैं या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, साथ साथ होते हैं, जिनको गोलियों के रूप में यानी कि टैबलेट्स के रूप में, पिल्स के रूप में माउथ से लिया जाता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो होते हैं वो प्रेगनेंसी को रोकते हैं। अब इनकी मैकेनिज्म क्या है कि ये किस प्रकार से रोकते हैं, पहले हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, ये प्रोजेस्टेरॉन और जो एस्ट्रोजन जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि जो पीयूष ग्रंथि है उससे स्रावित होने वाले हार्मोन एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उनके स्राव को कम करते हैं। और स्राव को कम करने के कारण अब जो इनका कार्य होता है एफएसएच का और एलएच का, वो क्या काम करते हैं, वो फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को यानी कि विकास को प्रभावित करते हैं, उनको उत्प्रेरित करते हैं, जिसके द्वारा ओवम का डेवलपमेंट होता है, फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है। लेकिन ये एफएसएच और एलएच के जो स्राव है उसको रोक देते हैं, जिससे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होता, फॉलिकल्स का विकास नहीं हो पाता और ओवम का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, सेकेंडरी oocyte का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिसके कारण ओव्यूलेशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब गैमीट्स ही नहीं बनते हैं ढंग से तो इसके कारण जब गैमीट ही फैलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा फीमेल गैमेट तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता और प्रेगनेंसी भी नहीं होता। अब अनेक प्रकार की जो ओरल पिल्स है वो आती हैं, इसके एग्जाम्पल है माला एन, माला डी, ये डेली पिल्स होती हैं, इनको रोज लिया जाता है। सहेली एक वीकली पिल है यानी कि इसको हफ्ते में एक लिया जाता है और कुछ पिल्स ऐसी होती हैं जो महीने में एक बार ली जाती हैं। अब जो सिंपल पिल्स होती हैं, जब इन पिल्स को यूज किया जाता है तो वो आर्तव चक्र के 5th डे से किया जाता है, यानी कि 5वें दिन से इन पिल्स को लेना स्टार्ट किया जाता है और 1 से लेकर 21 दिन तक, फर्स्ट मतलब 5 से मतलब 21 दिन तक, यानी कि 5th डे से स्टार्ट करने पर 5th डे को पहला दिन मानने के बाद 1 से लेकर 21 दिन तक वो ओरल पिल्स दी जाती हैं, जो जिसमें प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों को मिलाकर दिया जाता है, कॉम्बिनेशन होता है उनका। और लास्ट के 7 दिन आयरन यानी कि Fe एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है। और इस फॉलिक एसिड और Fe की जो टैबलेट्स दी जाती हैं उनका जो पर्पस है वो जो ब्लड लॉस होता है उसको रिकवर करने के लिए होता है, क्योंकि जो आरबीसी है हमारे ब्लड के अंदर उसके डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड भी जरूरी होता है, Fe भी जरूरी होता है, विटामिन B12 मैचुरेशन के लिए चाहिए और विटामिन C चाहिए होता है। तो इसलिए लास्ट के 7 दिन आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, जिससे जो ब्लड का लॉस हुआ है वो रिकवर हो सके। और 1 से लेकर 21 दिन तक ओरल पिल्स दी जाती हैं, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन या खाली प्रोजेस्टेरॉन वाली ओरल पिल्स दी जाती हैं। अब जो शल्य क्रिया विधि है, लास्ट वाली जो है वो है शल्य क्रिया विधि। शल्य क्रिया विधि जो है संतानोत्पत्ति की बंधकरण की यानी कि जो स्टेरिलाइजेशन की विधि है, जिसमें परमानेंट स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, जिससे आगे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। ये उन दंपतियों में अधिक प्रभावी होता है या वो दंपति ज़्यादा यूज़ करते हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी होती है, जिनको जितने बच्चे चाहिए उतने उनके हो जाने के बाद
उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाने के बाद वो शल्य क्रिया यूज़ कर सकते हैं। और ये शल्य क्रिया में छोटे से ऑपरेशन की सहायता से किया जाता है, मेल और फीमेल दोनों में किया जाता है। और ये 2 प्रकार की होती है। पहली होती है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। नाम से चलता है, वैसेक का मतलब होता है वास डिफरेंस। याद रखने के लिए वैसेक्टोमी का मतलब होता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि कैसे करना है, तो इसलिए वैसेक्टोमी को याद रखना वास डिफरेंस से कि इसमें वास डिफरेंस को काट कर और बांध दिया जाता है, जिससे मेल में जो गैमीट्स बनते हैं वो वीर्य में, सीमन में नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण गैमीट्स, मेल गैमीट ना होने के कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और प्रेगनेंसी नहीं होती है। ट्यूबेक्टोमी में जो फैलोपियन ट्यूब होती है यानी कि ओविडक्ट होता है, उसको काट कर बांध दिया जाता है या खाली बगैर काटे बांध दिया जाता है, जिसे ट्यूबल लाइगेशन भी बोल देते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है। कभी कभी वो पूछ लेता है कि वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में क्या अंतर होता है, तो इसमें हमें 2-3 अंतर पता होना चाहिए कि वैसेक्टोमी मेल में होती है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है। इसमें वास डिफरेंस को काट कर बांध देते हैं, इसमें फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देते हैं या फैलोपियन ट्यूब को बांध देते हैं। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है, अब पढ़ना है हमें सगर्भता का चिकित्सीय समापन, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि MTP। MTP का मतलब क्या है कि गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले अपनी इच्छा से यानी कि स्वेच्छा से गर्भ का समापन कराना सगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नॉर्मली बैन होती है, उसकी इजाजत नहीं होती है सरकार के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में MTP की इजाजत दे दी जाती है कि MTP को लीगल कर दिया जाता है। और MTP की जो कंडीशन है जिसमें उसको लीगल कर दिया जाता है वो पहली होती है मेडिकल। मेडिकल में अगर प्रेगनेंसी मदर यानी कि माता की जान के लिए खतरा हो सकती है, उसके लिए अत्यधिक हार्मफुल हो सकती है, उसको दिक्कत हो सकती है, तो MTP को लीगल किया जाता है, MTP की इजाजत दे दी जाती है। दूसरा, रेप। अगर प्रेगनेंसी रेप के परिणाम स्वरूप होती है तब भी MTP की इजाजत दे दी जाती है। तीसरा, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक विधियों का यूज करने पर भी प्रेगनेंसी हो जाए, अर्थात कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाए, तब भी MTP की इजाजत दे दी जाती है। और चौथा होता है सोशियो इकोनॉमिक। अर्थात अगर मदर के इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है और उनके पास पहले से ही 2 से 3 बच्चे पहले से ही होते हैं, तो भी MTP की इजाजत कभी कभी दे दी जाती है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है सहायक जनन तकनीक या प्रौद्योगिकी। सहायक जनन प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी। सहायक जनन प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है कि विशेष क्लिनिक्स के द्वारा जो स्टेराइल कपल्स होते हैं यानी कि बंधे
जो होते हैं जिनमें संतान उत्पन्न नहीं हो पाती या एक होने के बाद नहीं हो पाती है, उन्हें हम स्टेराइल बोलते हैं। तो स्टेराइल कपल्स को विशेष ट्रीटमेंट देने के बाद उनमें गर्भावस्था, उनको प्रेगनेंसी देने के लिए या उनमें शिशुओं को जन्म देने के लिए जो तकनीक यूज की जाती है, हम उनको क्या बोलते हैं? सहायक जनन प्रौद्योगिकी। और ये सहायक जनन प्रौद्योगिकी दो प्रकार की होती है। पहली है इन विट्रो और दूसरी है इन विवो। इन विट्रो का मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस बॉडी से बाहर, लिविंग सिस्टम से बाहर होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन विट्रो। जैसे अगर हम मेल और फीमेल गैमेट्स को बॉडी के बाहर, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के बाहर, लिविंग मीडियम के बाहर एक टेस्ट ट्यूब में फ्यूज कराते हैं, तब हम इसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर वही फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन मदर की बॉडी के अंदर होता है, लिविंग सिस्टम के अंदर होता है, तब हम उसे बोलते हैं इन विवो। तो इन विवो का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस जो लिविंग मीडियम के अंदर हो रहा है, लिविंग बॉडी के अंदर होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? इन विवो। अगर वही प्रोसेस बॉडी के बाहर, लिविंग मीडियम के बाहर होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? इन विट्रो। अब इन विट्रो में दो टेक्निक यूज करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अंतर पूछ लेते हैं और वो शॉर्ट में पूछते हैं। पहला है ZIFT और दूसरा होता है IUT। ZIFT का मतलब क्या है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। दूसरा होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। दोनों में अंतर क्या है कि इस वाले में युग्मनज को अथवा 8 कोशिकीय भ्रूण को समान माता अथवा सरोगेट माता की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। अब सरोगेट मदर का मतलब क्या होता है? इसे फॉस्टर मदर भी बोलते हैं, कि एक ऐसी मदर जो उन पेरेंट्स से रिलेटेड नहीं होती है, एक अदर लेडी होती है और उसके यूट्रस को केवल एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, पति और पत्नी से उसका संपर्क नहीं होता, संबंध नहीं होता है, तो उसको हम सरोगेट मदर बोलते हैं। तो इसमें हम युग्मनज को अथवा 8 कोशिकीय भ्रूण को समान माता यानी कि जिससे वो ओवम निकाला गया था, बाहर फर्टिलाइज कराया गया, तो उसकी माता की फैलोपियन ट्यूब में या सरोगेट मदर की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इसमें क्या नाम सब चल रहा है? इंट्रा माने अंदर, यूटेराइन मतलब यूट्रस और ट्रांसफर। तो इसमें हम क्या काम करते हैं कि इसमें जो एम्ब्रियो है वो 8 सेल से अधिक होगा, 8 कोशिका से अधिक, जो नॉर्मली कैसा होता है? 32 कोशिकीय होता है। भ्रूण को बाकी सब वही रहेगा कि समान माता अथवा सरोगेट माता की, अब यूटेराइन नाम है तो कि उसके यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं, रोपित करते हैं। तो इसमें दो अंतर नजर आए कि इसमें एक तो युग्मनज लेंगे या 8 कोशिकीय भ्रूण लेंगे, इसमें 8 कोशिकीय से अधिक का भ्रूण लेते हैं जो नॉर्मली 32 कोशिकीय होता है, 32 सेल्ड होता है, और इसमें समान माता या सरोगेट माता की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, जबकि इसमें यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं।
इसके बाद अब इन विवो में 3 टेक्निक होती है। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, पहली है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि GIFT, इसी नाम से पूछेगा वो GIFT में और ZIFT में क्या अंतर होता है। तो GIFT में क्या होता है कि एक स्त्री से ओवम निकाला जाता है और उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, या एक ऐसी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है जो ओवम तो प्रोड्यूस नहीं कर पाती, अर्थात फीमेल गैमेट तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन वो निषेचन के लिए यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि भ्रूणीय विकास के लिए जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, वो आसानी से प्रोवाइड करा सकती है। तो इसमें गैमेट को ट्रांसफर करते हैं, फीमेल गैमेट को ट्रांसफर करते हैं उसी फीमेल्स की यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में, या किसी और लेडी के फैलोपियन ट्यूब में जो एग तो उत्पन्न नहीं कर पा रही है, लेकिन उसका जो इन्वायरमेंट है, जो निषेचन के लिए और भ्रूणीय परिवर्धन के लिए जो इन्वायरमेंट है, वो आसानी से प्रोवाइड कर सकती है। दूसरा होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इंट्रा माने अंदर, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव, स्पर्म और शुक्राणु इंजेक्शन। इसमें क्या काम करते हैं कि स्पर्म को फीमेल गैमेट में डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं, एक माइक्रोनिडल, एक सूक्ष्म सिरिंज की सहायता से ओवम में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं, और ओवम में डायरेक्ट ट्रांसफर करने के बाद उस ओवम को अब उस मदर के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, और अब वहां फैलोपियन ट्यूब में जाकर इस मेल और फीमेल गैमेट में फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन जो हो रहा है, निषेचन जो हो रहा है, यानी कि एक नर और एक मादा युग्मक का जो फ्यूजन हो रहा है, वो कहां हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब ऑफ मदर में हो रहा है, मदर के फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए ये इन विवो में आती है। इसके बाद हमें एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है उल्ववेधन या अमीनो सेंटियोसिस। उल्ववेधन और अमीनोसेंटियोसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपसे पूछेगा अमीनोसेंटियोसिस से आप क्या समझते हैं, उल्ववेधन से आप क्या समझते हैं, और इसका क्या यूज होता है, इसका क्या मिसयूज होता है। इस तरह से वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, उल्व द्रव क्या होता है, कि जो रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, पक्षी यानी कि बर्ड्स, और मैमल्स यानी कि स्तनधारियों के भ्रूण के चारों तरफ 4 कलाएं पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी कि भ्रूणीय कलाएं। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं जो योक सैक, एमनियोटिक, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइज होती हैं। तो एमनियन के जो चारों तरफ स्पेस होता है और फीटस के बीच में उसे हम एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं, यानी कि उल्व गुहा बोलते हैं, उसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, यानी कि उल्व तरल बोलते हैं। सहगर्भता यानी कि प्रेगनेंसी के 14वें से 15वें सप्ताह के बीच में, 14वें सप्ताह में या 15वें सप्ताह में, एक निडल की सहायता से, एक सिरिंज की सहायता से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है, मदर के यूट्रस से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है, उल्व तरल निकाला जाता है, और उस एमनियोटिक फ्लूइड में भ्रूण की कुछ सेल्स भी उपस्थित होती हैं, जैसे यकृत, लीवर की सेल, स्किन यानी कि त्वचा की सेल, और प्लासेंटा की सेल। और इन सेल्स के क्रोमोसोम्स का अध्ययन करने पर उसके अंदर पाए जाने वाले किसी भी प्रकार के जेनेटिक और अन्य विकारों का अध्ययन किया जा सकता है, कि उसके क्रोमोसोम में भ्रूण जो विकसित हो रहा भ्रूण है उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई विकार तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल या कोई अन्य प्रकार का विकार तो नहीं है, लेकिन इस विकार को निकालते समय या इन विकारों का अध्ययन करते समय
बेबी का सेक्स भी पता चल जाता है, यानी कि शिशु का सेक्स भी पता चल जाता है कि वो मेल है या फीमेल है, या वो गर्ल है या बॉय है। इसीलिए इसका मिसयूज होने लगा और इसका जो कन्या भ्रूण हत्या है उसमें यूज होने लगा, इसलिए अब इसको बैन कर दिया था। तो अमीनोसेंटियसिस एक विशेष टेक्निक होती है जिसमें विकसित हो रहे भ्रूण के अंदर पाए जाने वाले विकारों को अध्ययन करने के लिए एक सिरिंज की सहायता से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है और उस फ्लूइड के अंदर जो भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के गुणसूत्रों का अध्ययन करके उसके विकारों के बारे में पता चला जाता है। लेकिन इसका मिसयूज होने लगा था, इसीलिए इसको अब बैन कर दिया जाता है। अब हम कल जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम जेनेटिक्स के बारे में, मेंडल के बारे में, मेंडल के नियमों के बारे में। कल आप उसको पढ़ के रखें और जो आप विद्या का क्वेश्चन बैंक है उसमें से देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको पढ़ के आप याद रखें कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए, उनके आप मेंडल के नियम और जो उसकी इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ के रखें, जिससे आपको आसानी से कल समझ में आ सके। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छे टॉपिक है, जिसमें से बहुत अच्छा पेपर में आते हैं क्वेश्चन आते हैं मेंडल के नियम और अन्य जो टॉपिक्स हैं।